राज गहरा, मोहब्बत बना धोखा और दर्द ने लिया चेहरा। आंखों में यादें थी, दिल में टूटा था यकीन, पानी की लहरों में बसता रहा एक डरावना एहसास। सच सामने आया तो कांप उठी हर सांस, नफरत और मोहब्बत में जीत गया सच्चा यकीन। सोनिया अपने बिस्तर पर बैठी है। वो मायूस और खोई हुई लग रही है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं, मगर उसकी आंखों में आंसू नहीं है। वो कुछ नहीं बोलती। तभी उसका फोन बजता है। वो अपने बाएं हाथ से कॉल उठाती है। ये उसके डॉक्टर का कॉल है। हेलो। क्या कर रही हो सोनिया? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी थी। क्या तुमने दवाइयाँ ले ली हैं? अब लूंगी। ठीक है, मैं बस यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को कॉल करता हूँ। सोनिया कॉल काट देती है। वो बिस्तर से उठती है। तभी पता चलता है कि उसका दूसरा हाथ नहीं है। उसका दायां हाथ कोहनी के ऊपर से कटा हुआ है। वो टेबल के पास जाती है और अपनी दवा उठाती है। सामने खिड़की से उसे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ महीनों पहले सोनिया और गर्वित जमीन पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है? बस अब निकाह और क्या। क्या सच? तो कब करोगे शादी? तभी गर्वित अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और सोनिया को देता है। ये देखते ही सोनिया खुश हो जाती है। और एक दिन जब गर्वित की मौत हुई थी, सोनिया नदी में खड़ी होती है और पानी के ऊपर खून फैलता हुआ दिखता है। ये देखकर वो घबराकर उसी तरफ दौड़ पड़ती है। गर्वित को ढूंढने की कोशिश करती है। गर्वित, गर्वित, गर्वित। तभी पानी के अंदर से वो प्राणी फिर से बाहर आता है और पानी में पड़े उसके हाथ पर हमला करके उसे काट देता है। सोनिया दर्द से जोर से चीख उठती है। क्या तुम्हें पता चला? उस नदी में आज सुबह ही एक मौत हो चुकी है। अगले दिन आशिमा चंदन के साथ नदी के पास पहुंचती है। वो कल की हुई घटना की तहकीकात करने आई है। वो आसपास गौर से देखती है और जमीन पर कुछ निशान देखती है, जैसे किसी को गीली मिट्टी पर घसीटा गया हो। कुछ दूर पर उसे एक दरख्त में फंसा हुआ कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये निशान ये किसी बड़े जानवर के हैं, शायद कोई मगरमच्छ या कोई और शिकारी। मैडम, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ कोई जानवर नहीं रहता। यहाँ सिर्फ वो रहती है। आप जितना करीब जाएंगी उतना ही खराब रहेगा। चंदन, मुझे ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। ये किसी शिकार का हो सकता है। हमें उस पूरे एरिया को सील करना होगा। सील करने से क्या होगा? क्या आप पानी को कैद कर सकती हैं? आशिमा चंदन की ओर सख्त नजरों से देखती है। वो कपड़े के टुकड़े को प्लास्टिक के सबूत वाले बैग में रखती है और वहां से चली जाती है। उसी रात सोनिया अपने घर में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। एक हाथ न होने की वजह से उसे दिक्कत होती है। वो नमक का डब्बा खोलती है, मगर वो हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वो उसे साफ करने के लिए झुकती है और अपनी बेबसी को महसूस करती है। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ वक्त बाद वो खुद को संभालती है, फर्श को साफ करती है और हाथ धोकर नल बंद करती है, मगर नल से फिर भी पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और अचानक नल अपने आप पूरी तरह चालू हो जाता है। डरकर सोनिया बाहर भागती है, मगर दरवाजे पर ठोकर खाकर गिर जाती है और रोते हुए सर उठाती है।
तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे क्यों नहीं मार देते? पीछे नल से पानी लगातार गिर रहा होता है और सोनिया वहीं रोती रहती है। सुबह आशिमा अकेले पुलिस स्टेशन आती है। वो अलमारी खाली करके फाइलें देखने लगती है ताकि चल रहे घटनाओं के बारे में कुछ पता चल सके। वो खास तौर पर पनडुब्बी से जुड़ी जानकारी ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक 17 साल पुरानी रिपोर्ट मिलती है जिसमें सावित्री नाम की एक औरत का जिक्र होता है जिसे गांव वालों ने डायन बताकर पानी में डुबोकर मार डाला था। उसी के बाद से गांव में पनडुब्बी की घटनाएं शुरू हुई थीं। सावित्री का पूरा नाम सावित्री चंदन गुप्ता होता है। ये देखते ही आशिमा समझ जाती है कि वो चंदन की बीवी थी। वो तुरंत चंदन की टेबल की तरफ जाती है, उसका ड्रॉर तोड़ती है और उसके अंदर कई अखबारों की कटिंग मिलती है और एक गीली साड़ी का टुकड़ा भी मिलता है। ये क्या? चंदन? जब वो ये सब देख रही होती है तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से सब कुछ वापस रखती है और वहां से निकल जाती है। रात में सोनिया एक अंधेरे जंगल में चल रही होती है। वो जैसे किसी असर में होती है और पूरे जंगल में गर्वित की आवाज गूंज रही होती है जो उसे पुकार रही होती है। सोनिया, यहाँ आओ, सोनिया। वो बगैर रुके जैसे किसी बेजान हालत में आगे बढ़ते रहती है। कुछ वक्त बाद सोनिया नदी के किनारे पहुंचती है। वो पानी को देखती रहती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गर्वित, क्या तुम यहाँ हो? तभी अचानक पानी में बुलबुले बनने लगते हैं और कुछ ही वक्त में एक डरावनी बिगड़ी हुई औरत जैसी आकृति पानी से बाहर आती है। सोनिया डरती नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो उसी के असर में उसे देख रही हो और उसे वो आकृति गर्वित जैसी लगती है। वो धीरे से अपना हाथ पनडुब्बी की ओर बढ़ाती है। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं और नहीं सह सकती। तभी अचानक एक तेज रोशनी उस प्राणी पर पड़ती है। वो टॉर्च की रोशनी होती है। झाड़ियों के पीछे से आशिमा बाहर आती है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वो तेज सांस ले रही होती है। सोनिया, पीछे हटो, ये वो नहीं है। पनडुब्बी अपने असली रूप में लौट आती है और जोर से चीखती है। पनडुब्बी जल्दी से पानी में वापस चली जाती है। तभी सोनिया उसके असर से बाहर आ जाती है और नीचे गिर जाती है। आशिमा तुरंत उसकी ओर दौड़ती है और उसे संभाल लेती है। वो गर्वित था, उसने मुझे बुलाया। नहीं सोनिया, वो तुम्हें धोखा दे रही है। वो एक शिकारी है। वो तुम्हारी मोहब्बत का इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच उन्हें पीछे से ताली की आवाजें सुनाई देती हैं। वो मुड़कर देखते हैं तो झाड़ियों से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि चंदन होता है। बहुत बहादुर है मैडम, लेकिन अब बहुत देर से आई हैं। आज रात वो बहुत भूखी है। चंदन, ये सब क्या है? तुमने अपनी ही बेटी का मौत का इस्तेमाल किया? मेरा बेटा मरा नहीं है, वो उसके अंदर है। जब पनडुब्बी किसी को खाती है तो वो उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। मेरा बेटा अब अमर है और अब गर्वित भी उसका हिस्सा है। मैं बस उसे खाना खिलाता हूँ ताकि वो खुश रहे। आशिमा तुरंत खड़ी होती है और चंदन पर बंदूक तान देती है। तुम पागल हो चुके हो। तुम इंसानों की जान ले रहे हो एक वहम के लिए। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप दोनों जरूर जाएंगी नदी के अंदर। चंदन तुरंत झुकता है और जमीन पर पड़ी एक रस्सी खींच देता है जिससे एक गड्ढा खुल जाता है और आशिमा उसमें गिर जाती है। सिर पर जोर की चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। चंदन सोनिया को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए नदी की ओर ले जाता है।
मैं तुम्हारे लिए और खाना लाया हूँ। आज ये लड़की तुम्हें मुकम्मल कर देगी। इसका एक हाथ तो तुम्हारे पास पहले से ही है। सोनिया पनडुब्बी की तरफ देखती है। वो बहुत डरावनी और खतरनाक लग रही है, मगर तभी कुछ बदल जाता है। सोनिया की बजाय वो चंदन का गला पकड़ लेती है। सावित्री, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। पनडुब्बी चंदन को पानी में घसीट लेती है। कमीने, मुझे चुड़ैल बताकर मरवाने की साजिश तेरी थी, ताकि तू अपनी नाजायज पत्नी को घर ला सके। मुझे आदमियों से नफरत है। तूने आज एक लड़की को बलि बनाकर अपनी ही चाल तोड़ दी। अब वक्त है तेरे अंजाम का। तेज झटके के साथ पनडुब्बी पानी में अंदर चली जाती है और कुछ ही वक्त के बाद पानी की सतह पर खून फैलने लगता है। सोनिया ये सब देखकर टूट जाती है और वहीं गिर पड़ती है। कुछ ही वक्त बाद आशिमा को होश आता है और वो गड्ढे से बाहर निकलती है। वो सोनिया को देखती है और जल्दी से उसके पास पहुंचती है। चला गया वो, और वो चीज भी। वो कभी नहीं जाएगी। वो बस इंतजार करेगी जब तक कोई और इंसान नफरत या अपने दुख से उसे वापस नहीं बुलाता। सोनिया अपने कटे हुए हाथ की ओर देखती है और पहली बार उसे देखकर वो परेशान नहीं होती। गर्वित चीटेड ऑन मी। उसे चंदन ने ही यहाँ भेजा था ताकि वो मुझे पानी में डालकर मार सके। पर तुम्हारा हाथ, यहाँ पर आने से पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उसने दवाई बताकर मेरे हाथ पर एक वायरस इंजेक्ट किया था। अगर आज वो हाथ मेरे शरीर से निकला नहीं होता तो मैं पूरी तरह पैरालाइज्ड होती। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? सावित्री की रूह ने मुझसे उस दिन बात की थी। उसने मुझे बताया कि उसकी रूह इस नदी से बंधी हुई है और इसीलिए मुझे बस एक खेल खेलना था, चंदन को यहाँ तक लाने के लिए। ये बताते हुए सूरज निकलने लगता है। सोनिया और आशिमा साथ बैठे होते हैं और आशिमा पूरी कहानी सुन रही होती है। तुम्हें शहर वापस चलना चाहिए, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। हाँ, मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी है अपने लिए। आशिमा सोनिया को सहारा देती है और उसे उठने में मदद करती है। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी जाते जाते पानी में अचानक फिर से बुलबुले उठने लगते हैं।